नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी और मैं हूं शकुन रघुवंशी। लोगों को आपके साथ साबका कराने की कड़ी में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आपको आए हैं, एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने आए हैं कि आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, ये भारत की बात है। बिल्कुल भी समय न लेते हुए आप और उनके बीच में मैं स्वागत कर रहा हूँ राजकुमार अग्रवाल जी का। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर इतनी कड़कती सर्दी में मैंने आपको सुबह सुबह परेशान किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये आपकी खूबसूरती भी है। आप आजकल चर्चाओं में इसलिए भी हैं, आप एक व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, लेकिन इन दिनों चर्चाओं में बहुत ज़्यादा इसलिए हैं कि एक बहुत सुंदर सा एक और इक्विप्ड अस्पताल आप लोगों ने खोला है, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो गरीब गुरबा का इलाज करने के लिए ही हैं। क्या प्रोजेक्ट है सर ये? देखिए, डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भारत विकास परिषद का एक प्रोजेक्ट है। और भारत विकास परिषद 1963 से पूरे देश में सेवा का बीड़ा उठाया है। तो 5 साल पहले भारत विकास परिषद फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि कुछ ऐसा हम यहाँ पे करें जिससे कि एक परमानेंट प्रकल्प हमारा खड़ा हो पाए। तो इस सेवा की कड़ी में आज हमने डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हमारी पूरी टीम ने मिलकर एक खड़ा किया है। और ये पूरा सेवा केंद्र है, और शुद्ध रूप से अगर आप कहें तो इसको हम सेवा धाम बोल सकते हैं, सेवा केंद्र बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति आता है इलाज कराने के लिए, हम ऐसा मानते हैं कि वो पहले ही किन्हीं कारणों से परेशान है। तो कम से कम पैसे में उसका उच्चतम इलाज हम अपने केंद्र में कर पाए, ये हम सबका मन रहता है। और उसमें लगभग हम महीने में 7,000 से 7,500 पेशेंट को जो आ रहे हैं उनका हम बखूबी यहाँ पे इलाज कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि अभी शुरुआत है। और ये जो अस्पताल के नाम के आगे लिखा हुआ है डॉक्टर सूरज प्रकाश, ये कौन है? भारत विकास परिषद के जो संस्थापक, जो पहले महामंत्री रहे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी, जिनका जन्म लाहौर में हुआ और वो अपनी पढ़ाई एजुकेशन के लिए 1950 में दिल्ली आए। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, वो डॉक्टर बने। तो उनके मन में एक इच्छा थी कि जो एक मिडिल क्लास है, एक मध्यम वर्ग है, उसको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए लोगों की सेवा करने के लिए। तो उन्होंने भारत विकास परिषद 1963 में शुरू किया। और आज ये भारत विकास परिषद पूरे देश में मैं कह सकता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मणिपुर की बात करें, मिजोरम की बात करें, नागालैंड की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, और किसी न कहीं भी बात करें, भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता अपनी सेवाएं पूरे देश में अपने तरीके से दे रहा है। और उसी का एक उपक्रम डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र है। सर ये जो आरोग्य केंद्र है, मतलब जो हॉस्पिटल है, इसमें मैं भी गया था, उसमें तमाम सुविधाएं हैं और नॉमिनल रेट पर है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बाकी लोग क्या लूट मचा रखी है, आप इतना सस्ता कर सकते हो तो बाकी लोग भी सस्ता कर सकते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप निरंतर बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज में जो आपकी जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें राइवलरी भी आएगी। देखिए सुकुन जी, बहुत स्पष्ट है, हमारा काम सेवा करने का है। मैं किसी के बारे में कहने का मेरा ना कोई अधिकार क्षेत्र है, ना मैं उस बारे में बात करूँगा। पहले दिन से हम सबके मन में है कि हम किस तरह से लोगों का, ये जो 2 क्षेत्र ऐसे हैं, एक स्वास्थ्य, एक शिक्षा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत विकास परिषद का एक अहम भूमिका है, और उस भूमिका में हम क्या कर सकते हैं। हम सब मिलकर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत विकास परिषद का नहीं है, पूरे समाज का प्रोजेक्ट है। और इसके समाज के सब लोगों ने हमारा हाथ पकड़ा है। सबने तन मन धन सबने अपने तरीके से ये देकर इस डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र को यहाँ तक पहुँचाया है। तो उसका पूरा क्रेडिट भारत विकास परिषद को नहीं लेना चाहिए, ये पूरे समाज का विषय है, समाज को जाना चाहिए। समाज हमसे बहुत उम्मीदें लेकर बैठा है कि हम इसमें आगे और निरंतर बढ़ेंगे, और जो जनता की जो उम्मीदें हैं हम वहाँ उसको खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर सी बात है। लोग कहते हैं कि फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, और विनयशील रहना चाहिए आदमी को। लेकिन क्रेडिट तो उस आदमी को जाएगा ही ना जिसने स्टेक लिया है, जिसने शुरुआत की है। मैं ये चाहूँगा कि ये अस्पताल में आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं मौजूद है,
अगर मेरे दर्शकों को पता पड़ जाए। देखिए, डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र 2022 में हमने शुरू किया, तो सबसे पहले हमने डायलिसिस सेंटर शुरू किया, क्योंकि फरीदाबाद की बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि यहाँ पे इस तरह का डायलिसिस सेंटर नहीं था जिसको आप ये कह सकते चैरिटेबल है। तो क्योंकि देखिए, बीमारी बहुत बढ़ रही है, किडनी की बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है, उसका इलाज भी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बड़े हॉस्पिटलों में इसके रेट बहुत ज़्यादा थे, तो हमने सबसे पहले डायलिसिस शुरू किया, और पहले दिन से हमने एक लक्ष्य रखा था कि 1000 से कम रुपए में हम डायलिसिस करेंगे। तो डायलिसिस से शुरू किया, फिर हमने सब तरह की ओपीडी स्टार्ट करी। फिर हमें लगा कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मेमोग्राफी, डेक्सा, ये सारे जो मशीन्स हो जिसको हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं, फिर हमने पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको बनाया। फिर हमें लगा हार्ट सेंटर। हार्ट सेंटर का मतलब है इको, बेसिक चीज़ें होती है ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर और इको, ये 4 मशीनें हमने वहाँ पे लगाई। फिर हमें लगा कि लोग हमारे पास आ रहे थे कि कैंसर के लिए आप कुछ करिए, तो हमने देखा कि कैंसर का सब कुछ करना तो हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था नहीं। फिर हमने कैंसर में कीमो करना शुरू किया, और वो कीमो करने के बाद बाकी मैं कहता हूँ सपन जी, लोगों को बहुत राहत मिला वहाँ पे, कि लगा कि जो 2 लाख रुपए में इलाज हो रहा था कहीं और पे, हम उसको 40,000 रुपए में कर पा रहे थे, सेम इंजेक्शन सेम दवाई। तो मुझे लगा लोगों को जो हमसे अपेक्षाएं हैं तो कैंसर पे, फिर हमने कैंसर का काम शुरू किया। फिर हमें लगा, लोगों ने कहा कि आंखों पे बहुत काम होना चाहिए, क्योंकि आंखों का काम ऐसा हमारा समाज है जो ऑपरेशन में नहीं करा पा रहा, चाहे वो 5,000 रुपए क्यों ना लगता हो, वो 5,000 रुपए भी नहीं दे पाते। तो भारत विकास परिषद के इस प्रोजेक्ट में हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल में आए और उसको आंखों का ऑपरेशन कराना हो, पैसे नहीं है, उसका निःशुल्क ऑपरेशन करेगा। तो अभी तक हमने 800 ऑपरेशन निःशुल्क इस हॉस्पिटल से किया है। और आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, फरीदाबाद का कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि आंखों के ऑपरेशन की सर्जरी की जरूरत है, वो सीधा डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ 100% उनका निःशुल्क। पर हाँ, इसमें हमने एक चीज जरूर रखी है, वो परिवार बीपीएल होना चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है सुमन जी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमारा जो मापदंड है वो फिर हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये वादा है मेरा, जो उस परिवार जो उस श्रेणी में आते हैं उनका हम 100% आंखों का ऑपरेशन हम निःशुल्क यहाँ से करेंगे। फिर देखा कि लोगों ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है, ऑपरेशन लोगों को जरूरत होती है, बाहर जाते हैं, बहुत महंगा होता है। फिर हमने 2 यूनिक मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न हमने ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे तैयार किया। एक टेक्निकल वर्ड है कि NABH करके एक संस्था है, उसका एक्रेडिटेशन होना चाहिए, तो हमने NABH स्टैंडर्ड को फॉलो किया। फिर हमें लोगों ने हमसे उम्मीदें बढ़ा ली। लोगों ने कहा कि नहीं, अब आप इतना कुछ आगे बढ़ गए हो, तो आपको जो पेशेंट आते हैं इमरजेंसी होनी चाहिए। फिर हमने इमरजेंसी का सेटअप किया। फिर हमने ICU 7 बेड का बनाया। फिर हमने जनरल वार्ड बनाया। फिर बहनों के लिए मैटरनिटी, बच्चों की डिलीवरी, वो विंग हमने स्टार्ट किया। फिर लोगों ने कहा कि ये जो सैंपल कलेक्शन आप करते हो, ब्लड सैंपल कलेक्शन, वो बहुत महंगा होते जा रहा है। और फिर हमने कहा कि नहीं, फिर हमें बहुत समय जरूर लगा, हम 2 साल लगे उस काम को करने में। फिर हमने अपना एक आज के डेट में वर्ल्ड क्लास पैथ लैब हमने अपने ही हॉस्पिटल के अंदर शुरू कर लिया। फिर कुछ पेशेंट आए, बोले जो पेशेंट सर्वाइकल के पेशेंट्स हैं, या जिन पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है, उनकी लंबी बीमारी चलती है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हमने न्यूरो फिजियो सेंटर बनाया, ताकि उच्च क्वालिटी का, और जिसकी जेब में पैसे नहीं, मैं बार बार वही लाना चाहता हूँ कि ये केंद्र में हमने पहला ये ध्यान रखा है कि किसी भी आने वाले का जो पॉकेट है, उस पॉकेट में पैसा कम होने की वजह से इसकी बीमारी ना हो पाए, इसका हमने पूरा ध्यान रखा है। उनका 100% हम बीमारी दूर करने का प्रयास करेंगे अपने प्रयास से। फिर हमने फार्मेसी शॉप, दवाई की दुकान, आपको पता है दवाइयां हर घर में जा रही हैं, जरूरत हो गई है, अब उसको कैसे उसका रेट कम किया जाए, तो उसमें हमने बहुत बड़ा काम किया। दांतों का, डेंटल का काम हमने शुरू किया। दिव्यांगों के लिए हमने यहाँ पे प्रोस्थेटिक हेड लगाने का काम शुरू किया। तो इस तरह धीरे धीरे भारत विकास परिषद के इस प्रोजेक्ट में अब हम बहुत तरह की सर्विसेज देना हमने शुरू किया है। और अगले 2026 जुलाई या अगस्त तक हम यहाँ पे पूरा कैथ लैब, जिसको हार्ट सेंटर बोलते हैं, वो हम, ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त नहीं तो मैक्सिमम सितंबर तक हम वो भी चालू कर देंगे, जिससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं, आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया में
जो पेराफेरी है वहाँ के लोगों को भी इस सर्विस का सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। निस्संदेह मैंने इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपकी देखी हैं और आपने ये नर सेवा नारायण सेवा को मानकर ही एक तरह से आप इसका संचालन कर रहे हैं। और मेरा मकसद भी यही था कि लोग आपके माध्यम से डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के बारे में जानें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और आप कहते भी हैं कि भाई जिसकी पॉकेट में है वो तो यहाँ से जाके एम्स्टर्डम में भी जाके इलाज कर लेगा, जिसकी पॉकेट में नहीं है उसके लिए परिषद ने ये प्रोजेक्ट खोला है। तो ये निस्संदेह ये बहुत बड़ी बात है और आपको और आपकी पूरी संस्था को इस बात को हम अपने माध्यम से भी साधुवाद देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक सफल उद्यमी हैं, आप कारोबारी हैं और मैं भी करीब आपको 15-20 साल से ऑलमोस्ट 20 साल से जान रहा हूँ। ये जो सोशल वर्किंग है आपकी, ये जो सोशल एक्टिविज़म है आपकी, सोशल इंजीनियरिंग है, ये शुरू कैसे हुई है? आपको किस चीज़ का इसका चस्का लगा है? देखिए ये जो हमारा काम करने का जो आधार है ना, मैं संघ का संसेवक हूँ, लगभग 35 साल हो गए। तो सबसे पहले संस्था के रूप में मैंने भारत विकास परिषद में काम करना शुरू किया। एक छोटे से दायित्व के साथ भारत विकास परिषद का एक कार्यकर्ता बना और जो मेरे अधिकारी थे जिन्होंने मुझे अपने हाथों से काम सिखाया है, मैं समझता हूँ पूरा श्रेय उनको जाना चाहिए कि उन्होंने प्रयास किया कि मेरे अंदर हम कुछ ऐसे भाव पैदा करें कि हम सेवा के काम में अपने आप को आगे लेके आए। और इसका पूरा श्रेय अपने संगठन को जाता है। संगठन के हमारे जो अधिकारी हैं जिनके साथ मैंने काम किया, जिन्होंने मुझे अपने हाथों से काम सिखाया, और उन्होंने शायद उनको लगा कि अगर राजकुमार अग्रवाल जैसे बहुत सारे लोग हैं और कर भी रहे हैं, मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे हजारों में कार्यकर्ता हैं जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं और समय दे रहे हैं, अपने परिवार से समय निकाल कर इस काम को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका पूरा श्रेय जो है हमारे मातृ संगठन को जाना चाहिए। हाँ, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आप कल ही कानपुर से लौट कर आए हैं, आप परिषद के राष्ट्रीय सेवा समन्वयक हैं, सेवा प्रमुख हैं। बहुत सारे उद्यमी आते हैं, मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ, हजारों लोग आते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित वाली बात पे तो कुछ ही लोग आ पाते हैं। जब 150 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत है, उसमें आपने ठीक कहा कि हजारों लोग हैं, लेकिन वो हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग तो नहीं आते ना। नहीं, देखिए मैं बताऊं क्या है कि ये हमारा आपने सुना होगा, संघ में हम जब शाखा जाया करते थे तो कहते हैं ना, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। बिल्कुल। तो ये व्यक्ति निर्माण क्या है? यही है, हम जैसे छोटे छोटे संघ सेवकों को, कार्यकर्ताओं को काम सिखाना, समाज में हमारी क्या भूमिका है वो बताना, हम क्या समाज में रह के किसी अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं, उनका किस तरह सहयोग कर सकते हैं, उनके किस काम आ सकते हैं। ये लगता है यही हमारा आधार है काम करने का। और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, हमारे जो संघ में कहा जाता है, संघ कुछ नहीं करता, संघ का संशय कुछ भी नहीं छूटता। यही मुझे लगता है हमारा संगठन का ही है कि हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को उस स्तर तक लेके गए हैं जो अपना पूरा समय राष्ट्र में लगाया हुआ है और अपना पूरा समय दे। और उसी कार्यकाल से निकला हुआ एक स्वयंसेवक आज देश का नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। कोई दो राय नहीं है। ऐसे में वही मैंने बताऊं, ठीक है हम फरीदाबाद में रहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे हैं, पर पूरा देश में मैंने बताया ना, अनकाउंटेबल है, आप काउंटिंग कर सकते हैं, इतने काम चल रहे हैं हमारे। आप देखिए भारत विकास परिषद की अगर मैं बात करूँ, आज ये हॉस्पिटल है, गुड़गांव में हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया, कोटा में 400 बेड का हॉस्पिटल हमारा चल रहा है, और हम एक कैंसर इंस्टीट्यूट लेके आ रहे हैं, 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने किया है। लुधियाना में ऑलरेडी हमारा है, उसको बड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे भी विस्तार हो रहा है। पटना में है हमारा, हैदराबाद में जनरली मेडिसिन की चेन है हमारे पास। अब हम लखनऊ प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे भी बड़ा सेवा केंद्र करें। तो ऐसा भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं का मन है कि पूरे देश में एक ये जो मैं ये तो नहीं कहूँगा, पर जो हालात हैं, जो स्वास्थ्य को लेके जो सबकी पीड़ा है, जो सबके मन में तकलीफ है, कि किस तरह से हम लोगों की तकलीफें कम करें, उसमें मुझे लगता है भारत विकास परिषद की भूमिका बहुत अहम है। और हम सब मिलकर, आप सब लोग जो मीडिया के बंधु हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि हमारी बात को जनता तक पहुंचाने वाले आप हो, है ना। भारत विकास परिषद क्या करता है, क्या करना चाहता है, कहाँ तक पहुंचना चाहता है, तो इसमें आप सबकी भूमिका बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है देश में जिस तरह से काम बढ़ रहा है, मैं तो सैल्यूट करता हूँ मेरे अपने कार्यकर्ता बंधु का,
कि जिस तरह से अपने तन मन धन से अपने इस संगठन को आगे बढ़ा रहे अब देखिए, जैसे एक उद्यमी है, हैं? वो जब उम्र उसकी चलती है तो अपने बेटों को अपनी धंधे को सौंपता है। नेताओं में भी इस बात की लालसा देखी जाती है कि कोई एमपी एमएलए या मंत्री हो, सोचता मेरा बेटा भी मेरे बाद एमपी एमएलए मंत्री बने, उनके अंदर भी लालसा होती है। एक स्वयंसेवक भी सोचता है कि मेरे साथ या मेरे बाद मेरा बेटा भी स्वयंसेवक बने, और आपके केवल एक पुत्र है, तो कुछ कहानी उधर बढ़ी है। नहीं, मैं देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, संगठन भी प्रयास कर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा प्रयास संगठन का है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो बिजनेस के साथ, बिजनेस चलो वो हमारी आवश्यकता है, पर बिजनेस के साथ वो सामाजिक कैसे बने, उसके समाज में उसकी क्या भूमिका रहे, बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, अभी बहुत सारे कार्यक्रम भी उन पर केंद्रित होकर बनाए जा रहे हैं ताकि उनको हम सीधा सीधा समाज में हम जोड़ पाए, और एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि अब वो बच्चे भी जो हैं, अब बच्चे आपके जो जिसको आप बच्चे कह सकते हैं, युवा उद्यमी कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, चाहे वो बिजनेस में है, आईटी में है, किसी में भी है, सबका कहीं ना कहीं मन रहता है। और जिस तरह से घर का वातावरण है, घर का माहौल है, वो भी देखते हैं, उनको भी लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। बट ठीक है, उसमें हम सबकी भूमिका ज़्यादा है, हम किस तरह से अपने बच्चे को अपने साथ जोड़ सके। मुझे लगता है रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, सब लोग लगे हुए हैं। संगठन की भी ये चिंता है कि आने वाला जनरेशन किस तरह समाज में अपनी अग्रणी भूमिका रखे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में कोई एक आदमी से नहीं करना पड़ता, इसमें तो सभी को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। बिना उम्र का, जाति का, धर्म का संकीर्णता को इस्तेमाल किए हुए हमें सबको एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा। पिछले दिनों आप लोगों की डोरबेल बजाकर उनके घर तक कोई संदेश पहुंचा रहे थे, वो संदेश मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे माध्यम से समाज को पता चले। देखिए, हम सभी जानते हैं कि संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 100 वर्ष पे भारत मतलब संघ ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। सबसे पहला गृह संपर्क का कार्यक्रम था, जिसमें ऐसा था कि पूरे देश में एक एक घर तक हमें पहुंचना है। संघ का जो सफर रहा है, जो संघ ने अभी तक किया है 100 वर्ष में, उसकी जानकारी एक एक परिवार को मिले, ऐसा एक योजना बनाकर पूरे देश में ये काम हुआ है। तो इसकी जिम्मेवारी कुछ हमारे पास भी थी, हमने भी प्रयास किया सब तक पहुंचने में। और उसमें एक विषय जो संघ पूरे समाज से आह्वान कर रहा है, वो है पंच परिवर्तन। जी, पंच परिवर्तन का विषय सबके सामने रखना, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ, जैसे परिवार प्रबोधन है। परिवार प्रबोधन का मतलब परिवार में हमें कैसे रहना है, संयुक्त रूप से कैसे रहना है, वो एक सबसे पहला। दूसरा है सामाजिक समरसता। आज जो जाति पाति हम ऊंच नीच की बात करें, उनसे कैसे छुटकारा पाएंगे, तो उसमें हमारी भी तो एक जिम्मेवारी है ना, उस जिम्मेवारी को हम कैसे निभाएं, सामाजिक समरसता। तीसरा परिवार प्रबोधन, सॉरी अपना पर्यावरण। जी, हम आज बात तो बहुत कर रहे हैं पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, पर पर्यावरण उसमें हम क्या कर सकते हैं, पेड़, प्लास्टिक, पानी, 3 चीजों, इस पे हमें कैसे काम करना, हम क्या कर सकते हैं। तीसरा वो है स्वदेशी। आज हम सब देख रहे हैं पूरे विश्व का जो माहौल है, सब लोग लगे हुए हैं कि भारत पे हम ये कर दें, भारत वो कर दें। आज धीरे धीरे भारत मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये सारे इनिशिएटिव जो उन्होंने रखे हैं, पर मुझे लगता है कि एक एक परिवार का उसमें एक रोल है। घर में भी, चाहे हम कपड़े पहनने की बात करें, चाहे अपनी भाषा पे बात करें, या अपने घर में सामान यूज करने की बात करें, तो उसमें भी हमारा क्या योगदान हो सकता है। अब सिर्फ ये योगदान नहीं हो सकता है कि आपने डिफेंस का सामान बाहर से मंगाना कम कर लिया तो आपने समझा उसकी पूर्ति होगी। हम अपने परिवार में छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर रखें, तो उससे हमारे पूरे देश का की पिक्चर, पूरे देश की तस्वीर बदल सकती है। और चौथा ये बिंदु था। 5वां था नागरिक कर्तव्य। ये कुछ छोटी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव किस तरह का होना चाहिए। हम रोड पे रहते हैं या कहीं किसी के ऑफिस में जाते हैं, किसी लाइन में खड़े होते हैं, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। एक नागरिक कर्तव्य का, ट्रैफिक में कैसे रहे, हॉर्न बजाएं, छोटी छोटी बातें। आपको मैं बताऊं तो कम से कम हजारों बातें निकल कर आ जाए। पानी का टैप को बंद करके रखना है, लाइट को जहां जरूरत नहीं है उसको ऑफ रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। कई बार हम
मतलब ऐसी कोई बात हो जाती है तो हम सरकार का नुकसान कर देते हैं। वो सरकार का नुकसान नहीं है, वो हमारा आपका नुकसान। नुकसान है। वो आपके दिए हुए पैसे पे सारे काम होते हैं। तो ये नागरिक कर्तव्य जो ये 5 बिंदुओं को लेकर पंच परिवर्तन का जो ये पूरे देश में हर घर में जाके ये विषय को लेना, इसमें कुछ मेरे को भी थोड़ी जिम्मेवारी मिली थी, मैंने किया। मुझे बहुत मेरा व्यक्तिगत पसंद वाला ये विषय है, तो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ मौका मिलता है, इस विषय को रखते हैं। बहुत सुंदर। राजकुमार अग्रवाल जी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से सारी बातें रखी है। डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के बारे में जानकारी दी है आपको, और एक बहुत विशेष बात की है कि संघ क्या कर रहा है और संघ के लोग क्या कर रहे हैं। तो बहुत छोटे से एक जिंगल में बोला है कि संघ कुछ नहीं करता और संघ का स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता, यानी सब जगह पे वो लगा हुआ है जहाँ से राष्ट्र निर्माण हो सकता है। आपको कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे वाइट प्रिंट हिंदी, मैं हूं शकुन रघुवंशी। आप अपने विचार मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका सुनील जी। आपने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आपने पूछा, और हमारी आगे भी जो भूमिका रहेगी, हम समाज को जो हमसे हो सकता है पूरे टीम की तरफ से, मैं आपको एश्योर करता हूँ कहीं कमी नहीं है। धन्यवाद।